तो हम डिस्कस कर रहे थे प्राइमरी सफिक्स। सही बात है। चलिए, तो डबल बॉन्ड की बातें हमने कर ली थी। मान लीजिए कभी आपके पेरेंट कार्बन चेन में कौन मौजूद हो? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए बताइए क्या लिखेंगे? केवल ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन करना है। आप देखो, ट्रिपल के साथ साथ सिंगल भी है, एन नहीं लिखा जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड को ही केवल मेंशन किया जाएगा और क्या लिखा जाएगा? आइन। क्या लिखा जाएगा? आइन। ये हमारे साथ। मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड सर एक से ज्यादा हो जाए तो अब आप अच्छे से जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी चीज एक से ज्यादा बार आती है, 2 बार तो डाई, 3 बार तो ट्राई, 4 बार तो टेट्रा, 5 बार तो पेंटा, तो बताइए कितनी बार आया है आपका ट्रिपल बॉन्ड? 2 बार। तो ये हमारे सामने लिखा जाएगा डाई आइन। क्लियर? ये हमारे सामने। अब मेन पॉइंट आप समझिए, अगर हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है एंड अगर अपन बात करना चाहें ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो दोनों लिखे जाएंगे। डबल को भी मेंशन करना है, ट्रिपल को भी मेंशन करना है। आप कहने को तो कह सकते हैं सर कार्बन कार्बन में सिंगल भी है, लेकिन डबल और ट्रिपल आते हैं, सिंगल का कोई डिस्कशन नहीं होगा। डबल और ट्रिपल दोनों लिखे जाएंगे। पहले कौन सा लिखा जाएगा? पहले डबल। जब भी आप लिखेंगे तो पहले लिखा जाएगा डबल और उसके बाद क्या लिखा जाएगा? ट्रिपल। ये दोनों ही आप बताइए आपके क्या रहने वाले हैं? ये दोनों ही आपके हैं 1 डिग्री सफिक्स। ध्यान से सुनिए भाई मेरी बात को। ये है आपके सामने 1 डिग्री सफिक्स। जब भी आप कंबाइन करेंगे, 1 डिग्री सफिक्स को आपस में कंबाइन कर रहे हो या फिर 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स को आपस आपस में कंबाइन कर रहे हो, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इंग्लिश का सिंपल सा रूल होता है। अगर जब भी दो वर्ड्स को आप कंबाइन करते हो, एक आपका वोवल से एंड होता है और दूसरा वोवल से स्टार्ट, तो पहले वाले का लास्ट अल्फाबेट ड्रॉप कर दिया जाता है। जैसे आप समझिए, मान लीजिए ये हमारे सामने है एन, या फिर ये हमारे सामने है इन, या फिर ये हमारे सामने है आइन। क्लियर? आप देखिए तीनों में ही आखिरी में कौन आ रहा है? ई। कौन आ रहा है? ई। कौन आ रहा है? ई। इंग्लिश में अगर अपन बात करना चाहें तो बताइए, ए, ई, आई, ओ, यू, इनको क्या बोलते हैं हम? वॉवल्स। क्लियर? तो ये आपके इससे एंड हो रहे हैं। अब सामने वाला चाहे तो वो आपका 1 डिग्री सफिक्स ही हो या फिर कोई सा 2 डिग्री सफिक्स हो। मान लीजिए वो सामने वाला किसी दूसरे से स्टार्ट हो रहा है। मान लीजिए यहां पर दूसरा आपका किससे स्टार्ट हो रहा है? आइन से। अब इसका पहला अल्फाबेट, दोस्तों ध्यान से सुनिए, पहला अल्फाबेट तो क्या है? वाई। लेकिन ये साउंड किसकी दे रहा है? आई की। जब आप प्रोनाउंस करते हो तो इसको याइन नहीं आइन बोलते हैं। वाई नहीं प्रोनाउंस होता, क्या प्रोनाउंस होता है? आई। तो आई तो आपका क्या माना जाता है? वोवल। तो यानी कि जब ये वाले एक ई से खत्म हो रहे हो और दूसरे किससे शुरू हो रहे हो, या तो ए से शुरू हो रहा हो, ई से शुरू हो रहा हो, आई से शुरू हो रहा हो, ओ से, यू से, या फिर वाई से, क्योंकि वाई हमारे लिए जब भी आएगा तो वो आइन की फॉर्म में आएगा। तो आपको जो लास्ट अल्फाबेट है उसको ड्रॉप कर देना है। तो जब इनको कंबाइन करेंगे बच्चे, तो ये आपके सामने लिखा जाएगा इन आइन। तो आप बताइए इस इन का ई कहां चला गया? आई साउंड की वजह से ई को ड्रॉप कर दिया गया है। तो ये जब साथ कंबाइन करके लिखे जाएंगे तो बताइए क्या लिखा जाएगा इसको? इन आइन। ये आगे भी आप देखते रहेंगे, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए ये तो आपने 1 डिग्री सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स ही था, आप 1 डिग्री सफिक्स और मान लीजिए 2 डिग्री सफिक्स जैसे आगे ओल आएगा, तो आप देखो इसमें आखिरी अल्फाबेट कौन है? ई, और इसमें पहला कौन है? ओ। तो बताइए ई को क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप। तो आप जब लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाए। तो अगर ये आपका हो रहा है और वो स्टार्ट हो रहा है, बस उसमें वाई भी काउंट कर लेना है। तो इस ई को ड्रॉप करते हुए हम चलेंगे, जो कि आपको क्वेश्चंस में भी दिखाई दे जाएगा। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़े। अगर आपके पास 1 डिग्री सफिक्स दो हैं, इन भी है और आइन भी है, तो पहले कौन सा लिखा जाएगा? इन, और बाद में आइन। हमेशा डबल बॉन्ड पहले लिखा जाएगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड लिखा जाएगा।
ये सिंपल सा इंग्लिश का रूल है, इसमें कोई लोचा नहीं है। अगर आपने इंग्लिश भी ठीक से पढ़ी होगी तो ये बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। सुलटा दिया है। चलिए, तो 1 डिग्री सफिक्स भी हमारे सामने हो गया। अब कौन आएगा? 2 डिग्री सफिक्स, यानी कि हम बात करेंगे किसकी? सेकेंडरी सफिक्स की। लिखिए, सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स इज यूज्ड फॉर प्रिंसिपल, ब्रैकेट में लिखो मेन। सेकेंडरी सफिक्स इज यूज्ड फॉर प्रिंसिपल, या फिर ब्रैकेट में क्या लिखो? मेन। सेकेंडरी सफिक्स इज यूज्ड फॉर प्रिंसिपल, या ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? मेन फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? सेकेंडरी सफिक्स का। थोड़ी देर के लिए पेन डाउन करेंगे और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए अगर मैं आप लोगों के सामने ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रख देता हूं, आप बताइए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है? देयर इज ओनली वन, विच इज एल्कोहल। तो राइट नाउ यही आपका क्या माना जाएगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जो एक है वही मान लिया जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ध्यान से सुनते हुए जाना। मान लीजिए मेरे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बताइए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? एक। तो यही राइट नाउ आपके सामने क्या माना जाएगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और बताओ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के क्या लिखेंगे? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाएगा। इसके लिए भी क्या लिखा जाएगा बताइए? सेकेंडरी सफिक्स। सभी के पेन डाउन होने चाहिए। सेकेंडरी सफिक्स हमारे सामने रहेगा। नेक्स्ट, मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ध्यान से देखिए, ये हमारे सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप बताइए इन दिस कंपाउंड हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर? देयर आर 2 फंक्शनल ग्रुप्स। वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, सही बात है, एंड वन इज एल्कोहल। अब जब आप नाम लिखोगे ना, तो अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो एक फंक्शनल ग्रुप को तो मानेंगे प्रिंसिपल, और बाकी जितने भी बच गए उनको क्या मानेंगे? सब्सिट्यूएंट। इन दोनों में से अब एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा। लेकिन सर इन दोनों में से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा कौन सा, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो वो एक प्रायोरिटी टेबल आपके मॉड्यूल में दी हुई है। मैं आपको फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर तो बता देता हूं, लेकिन वो प्रायोरिटी टेबल में आपके सामने सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों लिखे हुए हैं, वो याद करने, क्या बोल रहा हूं, रटने हैं दोस्त। मंडे का आपका यही टास्क रहेगा। क्या रहेगा? यही टास्क रहेगा। मैं सबसे उस टेबल में सफिक्स और प्रीफिक्स पूछूंगा इंडिविजुअली। क्लियर है ना? तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप मंडे की छुट्टी ले लेंगे। अक्सर आप ऐसा करते हैं, कोचिंग का सबसे बढ़िया बेनिफिट है, यहां कोई पूछता ही नहीं है कि तूने जो काम दिया था वो किया, या उल्टा हर मास्टर आपकी झूठी तारीफें करने में लगा हुआ है। कुछ बच्चे तो ऐसे लगता है कि इतनी तारीफ तो जीवन में किसी ने की जितनी मास्टर ने कर दी है मेरी। घर वाले भी इतनी इज्जत नहीं करते जितना मास्टर करता है, तो जाहिर सी बात है मास्टर का फायदा है। तो अपन सिंपल सा रहेगा, छोटा बैच है, तो बढ़िया तरीके से आपके कुछ दिनों में मेरे को चेहरे याद होने लग जाएंगे। तो मैं रैंडमली क्वेश्चन भी पूछा करूंगा जो आपको होमवर्क मिलेगा, क्योंकि जब तक डर नहीं होता ना तब तक कोई काम। और हम इंडियंस हैं, हमारे यहाँ बिना पिटे रिमोट नहीं चलता, तो आपका दिमाग तो चलेगा ही कहां से। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो वो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर अगर मैं बात करना चाहूं, सबसे ऊपर नंबर 1 पर जो फंक्शनल ग्रुप आता है
वो रहता है कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी आप ध्यान से सुनते जाएं, सबसे ऊपर रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे नंबर पर जो फंक्शनल ग्रुप आएगा, बिल्कुल कुछ बच्चों को याद, अच्छी बात है, सल्फोनिक एसिड। तीसरे नंबर पर जो फंक्शनल ग्रुप आएगा दैट इज एसिड एनहाइड्राइड। तीसरे नंबर पर हमारे सामने रहेगा एसिड एनहाइड्राइड। बताइए चौथे नंबर पर अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा? बता दिया तुम लोगों ने, ईस्टर। पांचवें नंबर पर अगर अपन बात करें तो हमारे सामने आएगा एसिड हैलाइड। नंबर 6 पर अगर अपन बात करें तो हमारे सामने आएगा कौन? नाइट्राइल। नंबर 7 पर अगर अपन बात करें तो आएगा कौन? एल्डिहाइड्स। क्लियर? नंबर 8 पर अगर अपन बात करें तो आएगा कौन? कीटोन। नंबर 9 पर अगर अपन बात करना चाहें तो आएगा कौन? एल्कोहल। और नंबर 10 पर अगर अपन बात करें तो आएगा कौन? अमीन। अब इसका मतलब समझिए, ये प्रायोरिटी टेबल है। ये क्या है? प्रायोरिटी टेबल। इस प्रायोरिटी टेबल में ये मैंने आप लोगों के सामने लिख भी दिया है, क्या है? प्रायोरिटी टेबल। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो इस प्रायोरिटी टेबल में जो ऊपर होगा वो मेन बनेगा और बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट। तो बताइए अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले कौन आता है? सो राइट नाउ इट इज कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल फंक्शनल एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। आप बताइए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखा जाएगा? 2 डिग्री सफिक्स। क्लियर? और इसके लिए क्या लिखा जाएगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट इज ऑलवेज रिटन बाय प्रीफिक्स। तो अब OH के लिए सफिक्स नहीं, प्रीफिक्स। आंखें खोलो और देखो, यहां पर क्या लिखा था? सफिक्स, बिकॉज इट वाज मेन फंक्शनल ग्रुप, बट राइट नाउ इट इज सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या लिखा जाएगा? प्रीफिक्स। तो जब आप देखोगे तो OH में दो चीजें लिखी होंगी, सफिक्स भी और प्रीफिक्स भी। यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा तो क्या लिखना है और सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो क्या लिखना है। जैसे बहुत सारे बच्चों को याद होगा कि जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप बनता है तो क्या लिखा जाता है? ओल। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो क्या लिखा जाता है? हाइड्रोक्सी। तो क्या ये आपको क्लियर हुआ कि व्हेन टू यूज सफिक्स एंड व्हेन टू यूज प्रीफिक्स? इफ सब्स्टिट्यूएंट देन उसका प्रीफिक्स इस्तेमाल में लेना है, जब सब मेन फंक्शनल ग्रुप हो तो ये इस्तेमाल में लेना है। मान लीजिए हमारे सामने एक एग्जांपल और है, आप लोगों के सामने ये आ रहा है कुछ इस प्रकार से, सभी लोग ध्यान देंगे। मान लीजिए यहां पर हमारे सामने CN है, क्लियर? यहां पर कीटोन है, यहां पर OH है, क्लियर? यहां पर अगर अपन बात करना चाहें NH2 है। आप बताइए इन सभी फंक्शनल ग्रुप में से राइट नाउ विच विल बी द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? प्रायोरिटी टेबल में देखो, प्रायोरिटी टेबल में देखो कितने, 1 2 3 4, इन चारों में से प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर कौन आता है? नाइट्राइल। ये सारे नाइट्राइल के बाद, तो प्रायोरिटी टेबल में जो ऊपर होगा वो तो क्या बन जाएगा बताइए? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसके लिए केवल इस अकेले के लिए तो क्या लिखा जाएगा? 2 डिग्री सफिक्स। तो इसके लिए तो लिखूंगा 2 डिग्री सफिक्स। इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह माना जाएगा। इसको भी किसकी तरह ट्रीट करूंगा? लाइक ए सब्स्टिट्यूएंट। और इसको भी किसकी तरह ट्रीट करूंगा? लाइक ए सब्स्टिट्यूएंट। आप बताइए सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या लिखा जाएगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स। यू गॉट दैट पॉइंट? बताइए इसके लिए भी क्या लिखा जाएगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स, पक्का? और इसके लिए भी क्या लिखा जाएगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक से ज्यादा है तो एक बनेगा आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड रिमेनिंग ऑल विल बी कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर? तो ये जल्दी से आप नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इस टाइम हम पैटर्न को भी थोड़ा चेंज करेंगे, क्वेश्चंस इधर कम और आपको क्वेश्चंस करने के लिए ज्यादा। डिस्कशन क्लास पर इस बार थोड़ा ज्यादा फोकस रखेंगे। रीजन बीइंग, जब तक आप खुद से क्वेश्चंस नहीं करेंगे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आजकल की जनरेशन का बच्चा पता क्या करता है? 5-5 टीचर्स के वीडियो लेक्चर देख लेता है। मैंने इसके भी देख लिए, मैंने उसके भी देख लिए, उसके भी देख लिए, कोई फायदा नहीं है। एक सोर्स के साथ आप आगे बढ़िए, कोई सा भी सोर्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस। सर लोग जो पढ़ा रहे हैं वो केवल 20% कंट्रीब्यूट करते हैं आपके सिलेक्शन में,
80% आपको खुद से करना है। मॉड्यूल, ईएलपी, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। जब ये आप खुद से सोल्व कर लेंगे ना तो क्वेश्चन टफ नहीं नजर आएंगे आपको। इस प्रायोरिटी टेबल से हमें पता चलेगा कि कौन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा और कौन सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। इस टेबल में जितने भी फंक्शनल ग्रुप आपके कंपाउंड में, उनमें जो सबसे ऊपर होगा दैट विल बी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड द रिमेनिंग विल बी कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। और जो भी सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे बच्चे? प्रीफिक्स। सुलटा दिया है। सुलटा दिया है सभी ने। चलिए अब आप एक पेज खाली छोड़ेंगे, उस पेज में ये वाले फंक्शनल ग्रुप्स के सफिक्स और प्रीफिक्स आप लिखेंगे। टेबल में कुछ जगह स्पेशल सफिक्स या सफिक्स टाइप 2 का इस्तेमाल किया गया है, आपको वो याद कर लेना है। कौन सा कब इस्तेमाल में लेना है वो मैं क्लियर करूं, लेकिन एक तो प्रायोरिटी वाइज ये याद होने चाहिए, इनके सफिक्स और प्रीफिक्स याद होने, नोटबुक में लिखने हैं खुद से। मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ आयुपैक नेमिंग, जैसे मॉड्यूल खोलोगे ना तो वहां पर टेबल बना कर दी गई है। और ये बेवकूफी बिल्कुल भी नहीं करोगे क्या कि उस पेज को उखाड़ के अपने टेबल के सामने चिपका लोगे। ये आजकल नया फैशन चला है। उस पेज को उठाएंगे या जीरोक्स करेंगे, स्टडी टेबल के ऊपर लगा लेंगे। जब भी सामने आया कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या याद नहीं आया, ऊपर मुंडी करके देख लेते हैं, हो गया क्वेश्चन। फिर एग्जामिनेशन सेंटर में ऊपर करते हैं, कुछ नहीं दिखता है। तो ये सब सुलटने के केस होते हैं कि बेटा फॉर्मूला यहां लिख ले। अरे जब याद करने का तो याद करना उसको, हर बार उसको वहां से देखकर सोल्व कर रहा है, फिर क्या मतलब उसका? क्लियर? चलिए तो एक पेज आप छोड़ देंगे, ठीक है, जिसमें आप ये प्रीफिक्स और सफिक्स लिखेंगे। नेक्स्ट अब देखिए, ये हमने देख लिया कि किसी भी कंपाउंड का जब आप नाम लिखते हैं तो सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, देन 1 डिग्री प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन 1 डिग्री सफिक्स एंड देन 2 डिग्री सफिक्स। लेकिन कौन क्या है ये पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा आपको दो काम करने के बाद। जब भी आप कोई काम कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो फिक्स कर लें पहले दो स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। एंड वो पहले दो स्टेप में से पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आता है, राइट द आयुपैक नेम ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। फिक्स कर लो। और जैसे पीसीसी सेलेक्ट हो जाएगी तो दूसरा काम करेंगे नंबरिंग। क्या करेंगे? नंबरिंग। आइए तो सबसे पहला हमारे सामने क्या रहेगा? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। सिलेक्शन ऑफ, अगर अपन बात करना चाहें, पेरेंट कार्बन चेन। इन शॉर्ट दोस्तों इसको हम क्या बोल देते हैं? पीसीसी, कि पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन। अब इसमें हम ऐसे पढ़ लेते हैं थ्योरेटिकल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो बच्चा क्या करता है? लंबी से लंबी कार्बन चेन के पीछे दौड़ने लगता है। हमें वो सब बातें नहीं करनी है जो केवल नाम की हैं, काम की नहीं। जब भी आप पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करें तो आपको क्या करना है? आपकी पेरेंट कार्बन चेन में मैक्सिमम क्या होने चाहिए? मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। आपको पीसीसी ऐसे सेलेक्ट करनी है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आए। क्लियर? मान लीजिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड 2 है तो दोनों इंक्लूड हो, ऐसे पीसीसी सेलेक्ट करनी है। अगर आपने मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद आपको क्या सेलेक्ट करना है? मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स। और मल्टीपल बॉन्ड का मतलब हमारे लिए कार्बन कार्बन
डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से। अभी हम इन दोनों में कोई डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों लिए हमारे लिए मल्टीपल बॉन्ड है। मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा आ गए तो फिर क्या ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड। उसके बाद हमारा ध्यान जाएगा किसके ऊपर, नंबर ऑफ, अगर अपन बात करें कार्बन एटम्स, और बच्चा सबसे पहले यही देखता है कार्बन एटम। मल्टीपल बॉन्ड कोई मतलब नहीं, फंक्शनल ग्रुप कोई मतलब नहीं, सर लंबी से लंबी कार्बन चेन खींचूंगा मैं, तो ये नहीं करना है। उसके बाद मान लीजिए कार्बन एटम भी ज्यादा से ज्यादा आ गए, फिर आपको किस पर ध्यान देना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन सर मेरा एक डाउट है, क्या डाउट है, आप तक तो आपने बताया नहीं कि सब्स्टिट्यूएंट होते क्या है। अभी धीरे धीरे क्लियर होता हुआ चलेगा, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो बताऊंगा, देखो इसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, पीसीसी जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो पीसीसी जाएगी टर्मिनल टू टर्मिनल। ये अपना बेसिक पॉइंट होता था, आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, सब लोगों ने कॉपी किया है। तो पीसीसी चलती है टर्मिनल टू टर्मिनल, का मतलब आखिरी एटम नहीं है, आखिरी कार्बन। दोस्तों ध्यान दो, क्या लिखा हुआ आपने, पेरेंट कार्बन, मतलब कौन से एटम इंक्लूड होंगे, केवल कार्बन। तो हमारे लिए पीसीसी टर्मिनल होना मतलब आखिरी कार्बन होना, आखिरी एटम होना नहीं। तो जब भी पीसीसी सेलेक्ट करेंगे तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान रखेंगे कि वो पीसीसी सही मानी जाएगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होंगे। मान लीजिए दो बच्चों ने पीसीसी सेलेक्ट की और दोनों में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप क्या आ गए, सेम, तो फिर हम किसको देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड। मान लो मल्टीपल बॉन्ड भी दोनों में सेम है तो फिर क्या देखेंगे, कार्बन एटम। मान लो कार्बन एटम भी सेम हो गए तो फिर क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। यही पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो इसको जल्दी से लिखेंगे पहले पॉइंट को, फिर हम दूसरे पॉइंट पर भी बातें करेंगे। टर्मिनल का मतलब लास्ट एटम नहीं है हमारे लिए, टर्मिनल का मतलब है लास्ट कार्बन। ये एकदम क्लियर होना चाहिए। ये जबरदस्त पॉइंट है दोस्तों, पीसीसी गोज फ्रॉम टर्मिनल टू टर्मिनल। ना तो आप बीच से पीसीसी को शुरू करेंगे किसी बीच के कार्बन से, और ना कहीं बीच में जाके छोड़ेंगे किसी बीच के कार्बन पर, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही आप पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा उसमें कितने कार्बन एटम है। पीसीसी सेलेक्ट होते कार्बन तो पता चल ही जाएंगे ना, दो टर्मिनल अगर आपको मालूम चल गए कि ये टर्मिनल पीसीसी के हैं तो कार्बन एटम तो हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या रहेगा बताइए, नंबरिंग इन पीसीसी, नंबरिंग इन पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन, नंबरिंग इन पीसीसी। जैसे ही आपने पीसीसी सेलेक्ट की उसके बाद आप नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग में भी सेम प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना है। किसको मिलेंगे नंबर, देखो नंबरिंग इन पेरेंट कार्बन चेन, तो उन कार्बन को नंबर देना है, किसी दूसरे एटम को नहीं देना है, कभी ऑप्शन को टिका दो। क्लियर। तो इसमें भी वही रहेगा, मिनिमम नंबर किसको मिलेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग ऐसे करेंगे कि हम मिनिमम नंबर दे पाए, किसको, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। इस कोशिश करेंगे कि इसको क्या मिलेगा, मिनिमम, अगर अपन बात करना चाहें नंबर, कम से कम नंबर हमारे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को मिले। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन डिसाइड कर दी, उसके बाद किसको, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड को भी नंबर मिल गए, फिर हम किसको नंबर देंगे, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट्स में एक ही रूल चलता है, ध्यान रखना, उसी से डिसाइड होता है, और उस रूल का नाम है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। ये मैं आपको टाइम आने पर बताऊंगा। लोकेंट्स का मतलब क्या होता है, नंबर। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि लोकेंट का मतलब क्या है, तो लोकेंट का मतलब होता है नंबर। ये अलग अलग लैंग्वेज के वर्ड हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो लोकेंट का मतलब क्या होता है, नंबर। तो जब भी हम नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहली बात, मिनिमम नंबर देंगे हमारे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को, उसके बाद मिनिमम नंबर किसको देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को, और फिर मिनिमम नंबर किसको देंगे, सब्स्टिट्यूएंट। मान लो ये तीनों मौजूद हैं तो पहली प्रायोरिटी पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, दूसरी प्रायोरिटी पर मल्टीपल बॉन्ड,
और तीसरी प्रायोरिटी पर सब्स्टिट्यूएंट होगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? दूसरा, आप नंबरिंग करते ही क्यों है? नंबरिंग हम किसी की पोजीशन को मेंशन करने के लिए करते हैं। मान लीजिए हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो उसकी पोजीशन बताने के लिए कि वो कौन से कार्बन पर है, हम नंबरिंग करते हैं। अगर मान लीजिए मल्टीपल बॉन्ड है, तो कौन से कार्बन्स के बीच में है, उसकी पोजीशन बताने के लिए हम नंबरिंग करते हैं। या फिर सब्स्टिट्यूएंट है, तो वो कौन से कार्बन पर अटैच्ड है, तो हम नंबरिंग करते हैं। मान लीजिए अगर ये तीनों ही मौजूद ही नहीं है, ना तो फंक्शनल ग्रुप है आपके कंपाउंड में, ना मल्टीपल बॉन्ड है और ना ही सब्स्टिट्यूएंट, तो बताइए क्या नंबरिंग की जरूरत है? नो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ नंबरिंग। आधी से ज्यादा जनता ये नहीं जानती कि कब नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ती हमको। जब ये तीनों अब्सेंट हो तो आपको नंबर करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं की पोजीशन को बताने के लिए हम नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग के लिए हम एरोबिक नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये जो लिखते हो आप 1 2 3 4, इनको क्या बोलते हैं? एरोबिक नंबर्स। ये नंबर हम इस्तेमाल में लेते हैं पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि मिनिमम नंबर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट। दूसरा, आपकी नंबरिंग भी टर्मिनल टू टर्मिनल जाएगी, मतलब जैसे पीसीसी सेलेक्ट किए वैसे ही पीसीसी के किसी एक टर्मिनल से नंबरिंग शुरू होगी, ना नंबरिंग बीच से शुरू होगी ना बीच में खत्म। ये जबरदस्त पॉइंट होते हैं, मैक्सिमम मिस्टेक एलिमिनेट कर देता है। तो इसमें भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम बात करना चाहें नंबरिंग, बताइए क्या करेंगे? नंबरिंग goes from terminal to terminal, goes from terminal to terminal। आप बताइए टर्मिनल का मतलब आखिरी एटम या आखिरी कार्बन? टर्मिनल टू टर्मिनल। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, हम नंबरिंग करते हैं क्यों है? टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। तो ये दोनों पॉइंट लिख दीजिए, फिर लास्ट पॉइंट भी मैं आपको बोलता हूं। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट क्या होता है, सब बताया जाएगा। हम क्वेश्चंस के थ्रू इन सभी रूल्स को अप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। सुलटा दिए हैं दोनों पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट लिखिए, एरोबिक नंबर्स आर यूज्ड, एरोबिक नंबर्स आर यूज्ड 1 2 3 4 5। ये जो आप लिखते हैं कौन से नंबर होते हैं? एरोबिक नंबर्स। एरोबिक नंबर्स आर यूज्ड टू इंडिकेट, aerobic numbers are used to indicate, are used to indicate the position of, are used to indicate the position of functional group, functional group को सीधा लिखा करो FG, functional group कॉमा multiple bond, multiple bond और substituent, और substituent, और substituent। सुलटा दिया है। चलिए आइए, अब हम जो नेमिंग पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी के रिदम में पढ़ेंगे, जैसे एनसीईआरटी डिस्कस करता है एग्जैक्टली वैसे ही। और एनसीईआरटी सबसे पहले नेमिंग किसकी डिस्कस करता है? एल्केन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, चैप्टर वाइज चलता है एनसीईआरटी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने रहेगी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नेमिंग ऑफ अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने रहेगा हाइड्रोकार्बन्स। एक बात देखो, एक एक चीज क्लियर करते चलो। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब समझते हैं? हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें दो ही एलिमेंट होंगे, या तो कार्बन या फिर हाइड्रोजन। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं हाइड्रोकार्बन्स की, किसकी बात करूं? हाइड्रोकार्बन्स की। तो मैं हाइड्रोकार्बन्स को कैसे डील करता हूं? हाइड्रोकार्बन्स को हम कुछ इस प्रकार से डील करते हैं। कुछ हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोल देते हैं? एल्केन्स। क्या बोल देते हैं? एल्केन्स। कुछ हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोल देते हैं? एल्कीन्स। क्या बोल देते हैं?
एल्कीन्स। कुछ हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोल देते हैं? एल्काइंस। सही बात है कि नहीं है? और कुछ हमारे सामने होते हैं कौन? बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। या फिर अगर अपन बात करना चाहें सिंपली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, क्या बोल देते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक अगर अपन बात करना चाहें हाइड्रोकार्बन्स, तो हम जो नेमिंग पढ़ने वाले हैं वो भी इसी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले एल्केन्स, फिर एल्कीन्स, फिर एल्काइंस, और फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो क्यों ना हम सबसे पहले वाले पर बात कर लेते हैं, ठीक है? और सबसे पहले वाले पर अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आएगा नेमिंग ऑफ एल्केन्स। नेमिंग ऑफ एल्केन्स, किसकी नेमिंग पढ़ेंगे हम? एल्केन्स। देखिए एल्केन्स को ही, हालांकि यहां तो जीके टाइप क्वेश्चन हो जाएगा, एल्केन्स को ही हम क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। पैराफिन्स बोलते हैं। एल्केन्स को ही किस नाम से जाना जाता है? पैराफिन्स के नाम से जाना जाता है। अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर भी दूंगा तो आपको कुछ चमकने वाला नहीं है। तो फिर सर कब एक्सप्लेन करोगे या करोगे नहीं? चैप्टर एल्केन जब हम पढ़ रहे होंगे तब आपको मतलब समझ में आएगा पैराफिन्स। तब तक तो ये जीके टाइप क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि एल्केन्स को हम क्या कहते हैं? पैराफिन्स। तो जीके टाइप क्वेश्चन है, अभी तो टाइम आने पर हम इसको डिस्कस करेंगे। जल्दी से यहां तक सुलटाइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सुलटा दिया है? ये सारे के सारे आपके अनसैचुरेटेड होते हैं और आपकी एल्केन्स कैसे होते हैं? सैचुरेटेड। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए, या फिर कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड आ जाए? ट्रिपल बॉन्ड। इस वालों को हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो कार्बन कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड का आना किसको इंडिकेट करता है? अनसैचुरेशन को। और भी क्लियरिटी लाऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो एल्केन्स में कार्बन कार्बन में कोई भी आपका पाई बॉन्ड नहीं होगा। एल्कीन्स में तो आप जानते हैं कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। एल्काइंस में भी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। और एरोमेटिक तो आपका पाई बॉन्ड के बिना बनेगा ही नहीं। तो जो एल्कीन, एल्काइन और ये जो आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और एल्केन्स आपका कैसा होता है? सैचुरेटेड। अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आया तो वो हाइड्रोकार्बन कैसा होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम बात करते हैं नेमिंग की। सभी लोग इधर ध्यान देंगे, बढ़िया तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, सबसे पहला हमारे सामने ये एक दिया हुआ है कंपाउंड, और इसका हमें क्या लिखना है? नाम। आप मुझे एक बात बता दो, जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हो तो कौन से फिक्स्ड पैटर्न को आप फॉलो करते हो? मैं अगले पे चल लेता हूं सो दैट हमारे पास अच्छा खासा जगह रहे। जब भी आप नाम लिखते हो सबसे पहले क्या लिखते हो बताओ? 2 डिग्री प्रीफिक्स, याद है ना? उसके बाद क्या लिखते हो? 1 डिग्री प्रीफिक्स, सही बात है। उसके बाद बताओ क्या लिखते हो? वर्ड रूट। उसके बाद क्या लिखते हो? 1 डिग्री सफिक्स, पक्का? जी हाँ। उसके बाद क्या लिखते हो? 2 डिग्री सफिक्स। ये लिखने पर आपका नाम क्या हो जाता है? कंप्लीट। और नाम लिखने से पहले आप किन बातों का ध्यान रखते हो? सबसे पहले आप ध्यान रखते हो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, और उसके बाद नंबरिंग इन पेरेंट कार्बन चेन। ये हमारे सामने एक मॉलिक्यूल है, पूछ रहा है व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो सबसे पहले जब भी नाम लिखना हो पीसीसी सेलेक्ट कीजिए, पेरेंट कार्बन चेन। तो बताइए कौन आने चाहिए? कार्बन। आप बताओ इसमें कार्बन कितना है? एक। तो आपकी पीसीसी यहीं से शुरू, यहीं पे, यही है आपका पहला और आखिरी कार्बन, यही आपकी पीसीसी है।
पीसीसी को छोड़ के जो बाहर रह जाते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं, पीसीसी में जो ना आए एक्सेप्ट हाइड्रोजन, उनको क्या माना जाता है? सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या माना जाता है? तो अभी इन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानना, हाइड्रोजन विल नेवर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी होता है जो पीसीसी में नहीं आता तो उसको सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाता है। क्लियर? तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है हाइड्रोजन को छोड़ के जो पीसीसी में नहीं आया। नंबरिंग, आप बताइए, इसमें नंबरिंग करेंगे तो इसी को क्या मिलेगा? 1। सही बात है कि नहीं है? आइए नाम लिखवाइए। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स बताओ किसके लिए लिखा जाता है? सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए। क्या आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है? कोई ऐसा हो जो पीसीसी में ना आया हो एक्सेप्ट हाइड्रोजन? कोई ऐसा नहीं, हाइड्रोजन को छोड़ के। तो आपको यहां 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखने की जरूरत नहीं। आप बताइए 1 डिग्री प्रीफिक्स बताता है ओपन चेन है या साइक्लिक। अगर आपका कंपाउंड ओपन चेन है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिखा जाता, अगर साइक्लिक है तो साइक्लो। लेकिन हमारा कंपाउंड तो कैसा है? ओपन चेन, तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज वर्ड रूट, बताता है आपकी पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है। कितना कार्बन है? 1। तो हमारे लिए वर्ड रूट बताओ क्या रहेगा? मैथ। क्या रहेगा? मैथ। पक्का? चलिए प्लस अगर अपन बात करना चाहें 1 डिग्री सफिक्स, अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। लेकिन सर यहां तो कार्बन कार्बन में बॉन्ड ही, क्योंकि कार्बन ही कितना है? एन, एक ही कार्बन है। तो अगर कार्बन कार्बन में बॉन्ड ना हो तो भी क्या लिखना है? एन। क्लियर? तो बताइए 1 डिग्री सफिक्स क्या लिखा जाएगा? एन। 2 डिग्री सफिक्स नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो है ही। सभी को कंबाइन कर दो दोस्तों, कंबाइन करने पर नाम निकल कर आता है मीथेन। जो बहुत सारे बच्चे सीधा याद कर लेते हैं, वो भी आईपीएससी रूल से आया है, बिल्कुल आईपीएससी रूल को फॉलो किया गया है। नाम क्या निकल कर आया? मीथेन। ध्यान से सुनते हुए जाएंगे, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। अभी मैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, धीरे धीरे फिर मैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन और कंडेंस की तरफ बढ़ने लगूंगा। मान लीजिए मेरे सामने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है। स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। आप बताइए कितने टर्मिनल है इसमें? 2। आखिरी कार्बन ये, इसके बाद कोई कार्बन, आखिरी कार्बन ये, उसके बाद कोई कार्बन। जब भी आपके 2 टर्मिनल हो तो पीसीसी सेलेक्ट करना बेहद आसान, क्योंकि पीसीसी जाती है टर्मिनल 2, तो एक से शुरू दूसरे पे। सो दिस इज गोइंग टू बी द पेरेंट कार्बन। आप बताइए पेरेंट कार्बन चेन में हाइड्रोजन को छोड़ के कोई बचा है क्या? सारे बाहर जो बचे हैं वो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज नेवर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन हो गई। क्लियर? आप बताओ क्या टेक्निकली मुझे नंबरिंग की जरूरत है? हम नंबरिंग करते क्यों है? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बताने के लिए, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बताने के लिए, या फिर सब्स्टिट्यूएंट, और तीनों में से कुछ भी नहीं हमारे पास। तो आपको नंबरिंग की इनफैक्ट जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो बढ़िया तरीके से कीजिए, क्योंकि कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। करना टर्मिनल सही, 1 ये क्या रहेगा? 2 ये क्या रहेगा? 3। आगे बात समझ में? बताइए अगर मैं आपसे पूछना चाहूं इसमें भी 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, पीसीसी में कितने कार्बन है? 3। तो बताइए वर्ड रूट क्या रहेगा? प्रोप। 1 डिग्री सफिक्स, देखो क्या देख लें, कार्बन कार्बन में सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। तो बताइए क्या लिखा जाएगा? एन। और बताइए 2 डिग्री सफिक्स फंक्शनल ग्रुप है ही, तो कुछ नहीं आएगा। कंबाइन करने पर नाम बताओ क्या बनेगा? प्रोपेन। कंबाइंड लिखा जाएगा विदाउट एनी गैस। सो आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी प्रोपेन। नेक्स्ट, अभी आप ध्यान से सुनते हुए जाएंगे। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, ध्यान से सुनते हुए जाएंगे। ये हमारे सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है और इसका मुझे क्या लिखना है? नाम। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं दोस्त, बिल्कुल बेसिक से। आप हर एक क्वेश्चन से सीखेंगे, इस बात का विषय ध्यान रखेंगे। आप बताइए स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर? हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर? इधर सुनो, जब भी 2 टर्मिनल हो पीसीसी सेलेक्ट करना एकदम, क्योंकि पीसीसी टर्मिनल 2, एक से शुरू दूसरे पे, सीधी सी बात। तो पीसीसी में कभी दिक्कत आएगी नहीं। तो आपकी पेरेंट कार्बन चेन यहां से यहां तक। अगर कोई ऐसा है हाइड्रोजन को छोड़ के जो पीसीसी में नहीं आया, क्या माना जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? तो हाइड्रोजन को छोड़ के तो कुछ है ही। आप बताओ क्या अब हमें नंबरिंग की जरूरत है? अरे नंबरिंग हम करते किसके लिए हैं? सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल के पोजीशन के लिए, और वो तो है ही, कोई मतलब नहीं है। आप सीधा नाम लिखिए। बताइए आपके पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ओपन चेन है, 1 डिग्री प्रीफिक्स की जरूरत। वर्ड रूट बताइए कितने कार्बन है पीसीसी के अंदर? कितने हैं?
6, तो वर्ड रूट क्या रहेगा, हेक्स प्लस 1 डिग्री सफिक्स। चेक कीजिए सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे हैं, अगर सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल तो क्या लिखोगे, एन। बताइए कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं, तो बताइए नाम क्या बन जाएगा, हेक्सेन। क्या ये किसी को दिक्कत दे रहा है क्या, सुलटाइए जल्दी से आगे बढ़ो। लिखेंगे जल्दी जल्दी। नाम में एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। क्लियरिटी नहीं है मतलब वो हमारा हाथ पकड़ के बैठ जाएगा, और इस बार आपने देख लिया है सबसे ज्यादा हाथ कहां पकड़ के बैठा, फिजिक्स में। क्वेश्चन को आज आखिरी तक पढ़ते पढ़ते आए तो भूल गए कि ऊपर क्या बोल रहा था। 3 बार में तो क्वेश्चन समझ में आ रहा था हमको, और उसकी सिंपल सी एक दिक्कत थी क्योंकि इस टाइप की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं थी हमारी। सुलटा दिया है सभी ने। अब सुलटा है क्या सभी ने। चलिए आइए मुझे नाम का पूरा एकदम क्लियरिटी बताओ। ये मैथ क्या बता रहा है, वर्ड रूट है। एन क्या है, 1 डिग्री सफिक्स, ऐसे बोलोगे। प्रोब क्या है, एन क्या है, क्लियरिटी होनी चाहिए नाम के अंदर। हेग्स क्या है, एन क्या है, यू गॉट दैट पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सभी के पेन डाउन। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। मान लीजिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक कंपाउंड दिया हुआ है, और वो हमको बोल रहा है साहब इसका आयुपैक नेम लिखिए। अभी तक पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना बहुत आसान था। कैसे था बहुत आसान, क्योंकि टर्मिनल कितने थे, 2, एक से शुरू दूसरे पे खत्म। अब बताओ टर्मिनल कितने हैं, इसके बाद कोई कार्बन, इसके बाद कोई कार्बन, इसके बाद कोई कार्बन, पक्का। आप बताइए क्या आपके कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन एटम। तो पीसीसी का डिसीजन यहां कौन लेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो कई बार सर लोग कहते हैं इसमें कार्बन एटम ज्यादा है, तो बच्चा उस पॉइंट को परमानेंटली फिक्स कर लेता है कि जो कार्बन ज्यादा होते हैं वो पीसीसी होती है। नहीं, हम कार्बन की बात वहां करते हैं जहां फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड डिसीजन ना ले रहे हो। इस बात को समझिए आप, क्लियर। तो ये हमारे सामने, आप बताइए पीसीसी में कितने टर्मिनल आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। मान लीजिए दोस्तों मैंने यहां से पीसीसी को शुरू किया तो मैं कहां खत्म कर दूंगा, ये मेरी एक पेरेंट कार्बन चेन। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैंने ये पेरेंट कार्बन चेन ली है तो बताइए कितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, 0। कितने मल्टीपल बॉन्ड आए, 0। कितने कार्बन एटम आए, 4 कार्बन एटम। पक्का। आप आंखें खोलें और ध्यान से सुने। आप बताइए ये वाला पार्ट मेरी पीसीसी में इंक्लूड, हाइड्रोजन को छोड़ के जो पीसीसी में ना आए उसे क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूएंट। सो अगर मैंने ये पीसीसी मानी है तो राइट नाउ इट विल बी कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। अब नाम क्लियर होने लगा सब्स्टिट्यूएंट का। बताओ ऐसा कितना है, एक जो पीसीसी में इंक्लूड नहीं हुआ, तो इसको बोलेंगे 1 सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर। एक और हमारे सामने आया, एक बच्चा कह रहा है कि सर हमारी बात भी सुनिए, हम भी 2 ही टर्मिनल लेना चाहते हैं, पर हम बोल रहे हैं कि 2 टर्मिनल आप ये वाले लीजिए, ये वाले लीजिए। ठीक है, आइए इसकी बात कर लेते हैं। बताओ इसके पीसीसी में कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं, 0। बताइए कितने मल्टीपल बॉन्ड है, 0। कितने कार्बन एटम है, कितने हैं, 5 कार्बन एटम। अगर ये पीसीसी है तो ये तो इंक्लूड ही, तो ये पूरा एक माना जाएगा, क्योंकि जुड़ा तो देखो यहीं से एक जगह से ही ना, तो ये पूरा एक क्या माना जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो बताइए कितना सब्स्टिट्यूएंट है इसके अंदर, आप बोलेंगे सर एक सब्स्टिट्यूएंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
एक बच्चा कह रहा है कि सर सबकी सुन रहे हो तो हमारी भी सुनो, हम भी पीसीसी सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहां से शुरू होकर और हम यहां खत्म करना चाहते हैं। बताइए कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं? 0। बताइए कितने मल्टीपल बॉन्ड हैं? 0। प्लस कितने कार्बन एटम है? 6 कार्बन एटम। प्लस कितना सब्सिट्यूएंट है? ये पूरा एक, ये पीसीसी में नहीं आया तो एक सब्सिट्यूएंट, और तीनों मेरे सामने हाजिर हो गए कि बताइए साहब आपने बोला था 2 टर्मिनल लेने हैं, हमने कोई 2 टर्मिनल ले लिए, अब किसकी पीसीसी सही है और किसकी पीसीसी गलत? तो मैं बोलूंगा पीसीसी उसकी सही जिसने ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड किए। तो मैंने देखा कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो तीनों में ही कितने हैं? 0। फिर मैं देखूंगा किसकी पीसीसी में ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आए, तो ये कह रहे हैं सर मल्टीपल बॉन्ड तो तीनों के पास ही क्या है? 0। फिर क्या देखूंगा? कार्बन एटम, इसकी पीसीसी में 4, इसकी में 5 और इसकी में 6। पहली बार डिफरेंस आ गया क्या? यस। अब कार्बन एटम डिसीजन लेंगे, आपको सब्सिट्यूएंट देखने की जरूरत नहीं है। अगर कार्बन एटम भी सेम हो जाते लाइक मल्टीपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप तो सब्सिट्यूएंट देखता, लेकिन कार्बन एटम अलग अलग हैं और इसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम है, इसलिए ये पेरेंट कार्बन चेन होगी और ये पेरेंट कार्बन चेन नहीं होगी। तो पहला टास्क कंप्लीटेड, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। नाउ नेक्स्ट टास्क इज नंबरिंग। क्या मैं इसको एक बार अलग से लिख सकता हूं सो दैट हम बहुत आसानी से सीख सकें? ये हमने दोबारा लिख दिया क्योंकि ऊपर काफी लाइनें हमने खींच दी थी। तो ये हमारे सामने वही कंपाउंड दोबारा से लिखा हुआ है। तो आप बताइए जो मेरी पेरेंट कार्बन चेन हुई वो कौन सी हुई? दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। क्लियर? अब बताइए नेक्स्ट टास्क है नंबरिंग। आप मुझे बताओ ये कौन है? ये कौन है? सर ये तो मेरे लिए कौन है? सब्सिट्यूएंट। और मुझे अब नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा कि सब्सिट्यूएंट कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो नंबरिंग कहां से चलेगी? हमेशा ही टर्मिनल से। आप ध्यान रखिए कि इसको मिनिमम नंबर देना है हमको, लेकिन मिनिमम नंबर देने के चक्कर में यही 1 मत लिख देना बीच में, टर्मिनल टू टर्मिनल। तो एक ने नंबरिंग यहां से शुरू की है 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, 5 एंड 6। बताइए इसके हिसाब से सब्सिट्यूएंट कौन से कार्बन पर आया? 3rd कार्बन। एक और बच्चा कह रहा है सर हमारी भी सुन लीजिए, हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5, ये रहेगा 6। बताइए इसने सब्सिट्यूएंट को कितने नंबर दिए हैं? 4। तो अगर आपके पास सब्सिट्यूएंट है तो उसको मिनिमम नंबर देने हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं। तो आप उस टर्मिनल से नंबरिंग शुरू करेंगे जहां से उसको मिनिमम नंबर मिल रहे होंगे, और मिनिमम नंबर किस साइड से मिल रहे हैं? इस टर्मिनल से। मतलब उस टर्मिनल से नंबरिंग शुरू करो जहां से सब्सिट्यूएंट नजदीक पड़ रहा हो। इसका मतलब इसकी नंबरिंग क्या है? गलत, और इसकी नंबरिंग क्या है? सही। अब नाम लिखवाइए। आप बताइए नाम में अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? 2 डिग्री, और ये किसको डिनोट करते हैं? सब्सिट्यूएंट। यू गॉट दैट पॉइंट? बिल्कुल सही। तो बताइए सब्सिट्यूएंट हमारा कौन है? क्या आप इस सब्सिट्यूएंट का नाम बता सकते हैं? क्या मैं इसको अलग से लिख दूं तो आप इसका नाम बता सकते हैं? यस, यू विल से मिथाइल। नंबर के साथ लिखना है। कौन से नंबर पर है? 3rd नंबर पर। तो आप लिखेंगे 3 मिथाइल। आंखें खोलें और ध्यान से सुने, जब भी नंबर और अल्फाबेट आएगा किससे सेपरेट होगा? हाइफन। नंबर एंड अल्फाबेट्स आर सेपरेटेड बाय हाइफन। तो आपने 2 डिग्री प्रीफिक्स लिख दिया है, सब्सिट्यूएंट कितना था? 1, सुलटा दिया। 1 डिग्री प्रीफिक्स ओपन चेन है, जरूरत नहीं है। तो आप बताइए फिर आएगा वर्ड रूट, कितने कार्बन है? 6, तो वर्ड रूट हेक्स। 1 डिग्री सफिक्स, सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल, तो क्या रहेगा? एन। मुझे बताओ इस नाम में पूरा, आप बताओ ये क्या बता रहा है? सब्सिट्यूएंट। आप बताओ ये क्या बता रहा है? वर्ड रूट। और ये क्या बता रहा है? 1 डिग्री सफिक्स। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो मैंने ऐसे समझाया, सब बच्चों को समझ में आया बढ़िया तरीके से, पर आपका अच्छा खासा टाइम इस क्वेश्चन में लगा। 2 अप्रोच हैं, आप हमेशा ध्यान रखिए बेटर अप्रोच की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे? बेटर अप्रोच की तरफ। ये मैंने बताया, पर मैं आपको बताऊं ये मैंने मनरेगा वाला काम किया है। अगर आपको मनरेगा का फॉर्म भरना है इस तरीके से कीजिए। मनरेगा का मतलब समझते हो? जहां फालतू की मेहनत होती है। बेरोजगार लोगों को रोजगार भत्ता देने के लिए सरकार ने स्कीम निकाली है कि जो गांव में शहर में कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनको सुबह बुलाते हैं, सुबह वालों से गड्ढा खुदवाते हैं, फिर शाम वालों शिफ्ट आते हैं, उसी गड्ढे को वापस भरवा देते हैं कि फ्री में पैसे, तो सुबह वाला फिर आएगा फिर उस गड्ढे को खोदेगा। तो ये मनरेगा का काम होता है जहां फालतू की मेहनत, और हम तो है ही क्या? मेहनती। मास ने बोला था हम तो बहुत मेहनत करेंगे,
तो इसीलिए हम मनरेगा का फॉर्म नहीं भर रहे हैं, हम नीट का फॉर्म भर रहे हैं। यहां पर टाइम लिमिट है। क्वेश्चन सही हुआ, ज्यादा से इंपॉर्टेंट है कितने टाइम में सही हुआ। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन की दूसरी अप्रोच देखना। सॉल्व करवा दिया मैंने, बढ़िया तरीके से समझ में आया। नॉर्मली हम ऐसे करते हैं, क्लास में टाइम लिमिट नहीं है ना, 15 मिनट में एक क्वेश्चन करो बस। बच्चे की लड़ाई तो समझ में आने की चल रही है, पेपर में उसको कितना टाइम लगेगा वो तो इस बार समझ में आया उसको। मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन मेरे सामने होता, ये अप्रोच मैं पहले भी देता आया हूं, पर बच्चे कई बार बोलते हैं यार ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन करवाने लगता है, दिमाग वाले इससे पढ़ सकते हैं। तो बेटा दिमाग वाले अब नीट क्रैक करेंगे, बिना दिमाग वालों का काम भी नहीं रहा। आप बताइए कितने टर्मिनल है आपके पास, पीसीसी में आएंगे कितने? कोई आप बताइए, आपकी कंपाउंड में प्रिंट कोई फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो डिसीजन कौन लेगा पीसीसी सही या गलत? कार्बन एटम। तो ऐसे दो टर्मिनल लो जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम आ रहे हैं, और उसके लिए बेस्ट तरीका होता है ब्रांचिंग, जाए ना वहां चले जाओ। देखो यहां क्या है, ब्रांचिंग। अब मुझे सेलेक्ट करने हैं कोई दो टर्मिनल, कोई दो टर्मिनल। ध्यान से सुनना, एकदम तरीके से पीसीसी दिखेगी। अगर मैं यहां पर अपने आप को अज्यूम कर लूं, यहां खड़ा हुआ, आप बताओ अगर मैं इधर जाता हूं तो कितना कार्बन आएगा, इधर जाता हूं तो, उधर जाता हूं तो, आप बताओ इस टर्मिनल की तरफ सबसे, तो मैं पीसीसी को यहां से तो शुरू करूं, क्योंकि तीन तो किसी में अभी तक आई ही, तो यहां से मेरी पीसीसी सेलेक्ट होते हुए आ गया। अब इन दोनों में से कोई एक टर्मिनल लेना है, बताओ इधर कितना है, उधर कितने हैं, किधर जाऊं? ये लो, खटैक से पीसीसी का सिलेक्शन। ये होता है स्मार्ट स्टूडेंट, खटैक से कर रहा है, ये दिखा रहा है लिख लिख कर। ओएमआर जाएगी, पेपर तू ही लाएगा। और इस बार जिन्होंने ज्यादा लिखा ना, तो लिखने की जगह ही नहीं बची, लिखने की जगह ही नहीं बची, इसलिए पेपर सोल्व नहीं कर पाए। जगह ही नहीं थी, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन छोड़ना पड़ा, क्योंकि इतना हो गया फिजिक्स में ही कि बाकी के लिए जगह नहीं बची। तो इस तरीके से टेक्निक अपनाएंगे, ब्रांचिंग पर जाएंगे, देखेंगे कौन दो टर्मिनल लिए जा सकते हैं। मैं कहता हूं अगर आप प्रैक्टिस शुरू करोगे ना तो समझ में आने लगेगा, और अगर आपकी प्रैक्टिस ये वाली है, गधों वाली, तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करोगे, खुशियां भी मनाओगे, लेकिन पेपर पूरा नहीं होगा। सुलटाइए जल्दी से। Step number 1 is the selection of parent carbon chain. Step number 2 is the numbering in parent carbon chain. सीधा नंबरिंग ना करें वरना सुलट जाएंगे। कुछ बच्चे पीसीसी सेलेक्ट ना करके सीधा क्या कर देते हैं, नंबरिंग, डेढ़ शाना बनने की कोशिश करते हैं। सुलटा दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे लिए कुछ इस प्रकार से, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जितना बेसिक पूछेगा याद रखिएगा उतना छीलेगा एग्जाम में। आप हाई फाई क्वेश्चंस कर लेते हैं पीवाईक्यू में, लेकिन वो और बेसिक गिर कर करता है, हम सुलट जाते हैं। ट्राई कीजिए क्वेश्चन को यहीं पर ही, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को यहीं पर ही। स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। क्या आपके कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है? क्या आपके कंपाउंड में कोई मल्टीपल बॉन्ड है? क्या आपके कंपाउंड में कोई मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं है। तो फिर कौन डिसीजन लेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। डिसाइड कीजिए पेरेंट कार्बन चेन को। क्या आपने पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट की? देखिए कितने टर्मिनल हैं, 1
2 3 4। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो आप खूब टाइम पास कर सकते हैं। एग्जामिनर कहता है बढ़िया तरीके से टाइम पास कीजिए अगर आप टाइम पास करने आए तो। कैसे? एक आप पेरेंट कार्बन चेन यहां से यहां तक ले सकते हैं। आप बताइए अगर ये पेरेंट कार्बन चेन ली तो कितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? 0। कितना मल्टीपल बॉन्ड? 0। कितने कार्बन एटम? 4। 4 कार्बन एटम प्लस अब ये पूरा क्या माना जाएगा? एक सब्स्टिट्यूएंट प्लस एक सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ठीक है। दूसरा बच्चा कह रहा है नहीं साहब हमारी सुनिए, हम जो पीसीसी सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहां से शुरू करके यहां खत्म करना चाहते हैं। कोई दो टर्मिनल ले सकते हो, फ्री हो आप तो बताइए कितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? 0। कितने मल्टीपल बॉन्ड्स? 0। कार्बन एटम काउंट करो कितने हैं बताओ? 5 कार्बन एटम्स प्लस कितने सब्स्टिट्यूएंट? एक और एक, 2 जो पीसीसी में नहीं आए। तो कितने सब्स्टिट्यूएंट हो गए आपके सामने? 2 सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? एक बच्चा और है, कहता है सर हमारी भी सुन लो जब सबकी सुनी जा रही है तो। हम जो पीसीसी है वो या तो यहां जाएंगे या वहां जाएंगे, एक ही। देखो यहां से इधर भी एक कार्बन उधर भी एक कार्बन। अगर ये पीसीसी लेता है तो बताओ कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? 0। कितने मल्टीपल बॉन्ड? 0। कितने कार्बन एटम्स? कितने कार्बन एटम? 6। प्लस कितने सब्स्टिट्यूएंट्स? 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। पक्का? जी हाँ। तो ये हमारे सामने ऑप्शंस हो सकते हैं, आप और भी कर सकते हो। हालांकि मैं कहता हूं दोस्त आपको ये सब नौटंकी करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप ये नौटंकी कर रहे हैं ना तो यकीन मानिए आप नीट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, बोर्ड में भी नहीं आते। अभी तक तो सीबीएसई बोर्ड का पेपर नीट से अच्छा होता था केमिस्ट्री में। तो पिछले साल सीबीएसई बोर्ड ने अच्छा पेपर बनाया था, किसके बजाय? नीट की बजाय। क्योंकि आप समझो बच्चे की लड़ाई अलग चल रही थी, समझ में आने की लड़ाई चल रही थी। भले नीट का लेवल ये है, मास्टर यहां समझा रहा है, बोलता है यही भगवान है मेरे लिए। तो अब भगवान बदल दिया नीट 2025 में। आइए अगर अपन बात करें तो ब्रांचिंग पर जाइए आप। एक बार ब्रांचिंग यहां है, एक बार ब्रांचिंग यहां है, और कोशिश कीजिए वो टर्मिनल लेने की जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन दे रहा हो। देखो इससे इधर जाऊंगा कितना? 1 2, इधर 1। अगर मुझे इन दोनों टर्मिनल में से कोई एक लेना पड़ा तो कौन सा लोगे? अगर इन दोनों टर्मिनल में से कोई एक टर्मिनल तुमको सेलेक्ट करना पड़ा तो तुम कौन सा टर्मिनल लोगे? क्योंकि कार्बन तो है। अगर इधर भी तो देखो, इधर जाओगे तो 1 2 3, 1 2 3। तो इन दोनों टर्मिनल में से कोई एक लेना पड़ा तो कोई सा भी ले लो। सही बात है कि नहीं है? तो अगर मुझे अभी पूछा जाए कि अगर इधर से कोई टर्मिनल लेना पड़ा, आई विल से दिस वन, और उधर से कोई लेना पड़ा तो इन दोनों में से कोई भी। क्या पॉइंट समझ में आया? तो देखो साफ साफ आपको पीसीसी दिखाई नहीं दे रही है कि आपकी जो पेरेंट कार्बन चेन होने वाली है वो ये साफ पता चल रहा है। नेक्स्ट टास्क है नंबरिंग का। आप बताइए राइट नाउ ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ये भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? नाउ वी विल ट्राई टू गिव मिनिमम नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट। तो हम एक नंबरिंग इस टर्मिनल से शुरू कर सकते हैं। ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5, ये रहेगा 6। बताइए सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या नंबर मिले हैं? 3 और 5। दोस्तों जो आपने नंबर दिए हैं ना, इसी को ही हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ लोकेंट्स। आप समझिए इसको, इसी को ही हम कहते हैं सेट ऑफ लोकेंट्स। कि जो जो नंबर मिले ना सब्स्टिट्यूएंट्स को लिख दीजिए। सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग हमेशा कौन डिसाइड करेगा? सेट ऑफ लोकेंट्स। तो बताइए सब्स्टिट्यूएंट कहां पर आए हैं? 3,5। एक बच्चा कह रहा है कि नहीं सर मैं नंबरिंग इस टर्मिनल से शुरू करूंगा। 1 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, 3 ये रहेगा, 4 ये रहेगा, 5 ये रहेगा, 6। आप बताइए इसके हिसाब से सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर क्या मिले हैं? 2 और 4। तो इन नंबर्स को लिख दीजिए 2,4। नाउ कंपेयर दीज नंबर्स। आप समझना सेट ऑफ लोकेंट्स का मतलब क्या होता है। इन नंबर्स को कंपेयर कीजिए। नंबर्स को अगर हम पहले नंबर्स को कंपेयर करें तो ये 3 और ये 2, जहां नंबर्स में डिफरेंस आ जाएगा वहीं डिसीजन ले लेना है। 3 और 2 में से कौन सा नंबर छोटा है? 2। तो ये नंबरिंग सही हुई है और ये नंबरिंग गलत। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझो। ये कह रहा है कि अगर आप नंबरिंग यहां से यहां करोगे तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर मिलेंगे। बताइए एक को क्या मिला? 2, दूसरे को 4। और जब आपने इधर से किया तो एक को क्या मिला? 3। पहला इधर कितने पर आ रहा है? 3 पर, और उधर से 2 पर। पहले बात करो, इधर से पहला
और उधर से पहला, और अगर अपन बात करना चाहे दूसरा इधर 5 पर और इधर, तो जब इधर से नंबरिंग करते हैं तो दोनों को नंबर कम। ये कहता है लोअर सेट ऑफ लोकेंट कि आप नंबरिंग ऐसे कीजिए कि सभी सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर मिले, यानी कि उस टर्मिनल से नंबरिंग शुरू कीजिए जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ रहा है। इधर से कौन से नंबर पर था? 3 नंबर पर, और इधर से कौन से नंबर पर था? 2 नंबर पर। आप बताइए क्या इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बता सकते हैं? मिथाइल। हम लिख चुके हैं ना इसका नाम, इसको भी बताओ क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो हमारे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? 2। दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है कि अलग अलग हैं? सेम। तो जब भी कोई चीज सेम हो और एक से ज्यादा बार हो तो आप अलग अलग नहीं लिखेंगे, डाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल करेंगे। तो बताइए नाम कैसे लिखा जाएगा? विद नंबर। कहां पर है हमारे सामने? 2,4 डाई, डाई मिथाइल। रुको और बताओ, डाई मिथाइल का मतलब कितने मिथाइल हैं? 2। कहां पर? 2 नंबर एंड 4 नंबर पर। 2 नंबर्स को आप किससे सेपरेट करोगे? कोमा से। एंड नंबर और अल्फाबेट को हाइफन से। ये मालूम होना चाहिए। सुलटा दिए सब्स्टिट्यूएंट। अब बताइए 1 डिग्री प्रीफिक्स ओपन चेन है, जरूरत नहीं है। वर्ड रूट कितने कार्बन है? 6, तो वर्ड रूट रहेगा हेक्स। बताइए सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो दिस इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई लोगों, जल्दी से जल्दी आप जो है इस क्वेश्चन को सुलटाएं। एकदम बेसिक से, कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है। आपकी नोटबुक से क्वेश्चन नहीं होगा ये मानकर पढ़ना आपको हमेशा ही, क्योंकि अगर नोटबुक से आ भी गया तो वहां पर याद नहीं आता ये नोटबुक का है। जो पहली बार पढ़ते हैं उनको बेवकूफ बनाया जा सकता है, जो नीट दे चुके हैं उनको से पूछो। माइनर में तो याद आता नहीं, सारे नोटबुक के क्वेश्चन माइनर में डाल दिए जाए तो सबके सही होने वाले नहीं है। समझ में आया तो क्वेश्चन बनेगा चाहे कहीं का भी हो, नहीं आया तो नहीं बनेगा फिर भी चाहे कहीं का भी हो। So step number 1 is the selection of parent carbon chain। आप बताइए क्या आपके कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप है इसमें? मल्टीपल बॉन्ड? तो डिसीजन कौन लेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जल्दी जल्दी सुलटाते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या आपने पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया? पक्का? बताइए क्या रहेगी आपकी पेरेंट कार्बन चेन? एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है। क्या आपने पीसीसी यहां से ये सेलेक्ट की है? अगर ऐसे जाऊंगा तो 1 2 3 4 5। अगर यहां से सीधा आऊंगा तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो वो तो क्रॉस हो गया है, तो या तो यहां से इधर चले जाओ या फिर यहां से इधर आ जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला, या फिर आप यहां से शुरू करके भी आ सकते हो। आप देखो एक बार यहां पर अपने आप को इमेजिन करो, यहां से दोनों टर्मिनल में से कोई सा ले लो, क्योंकि इधर भी कितने कार्बन है, इधर भी कितने हैं, तो इन दोनों में से अगर कोई एक लेना है तो कोई सा भी ले सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आपको इधर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उधर तो कितने कार्बन है? 2, और इधर 1 2 3। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा लूं? कोई सा भी ले लो, क्योंकि आप एक बार फिर से अपने आप को यहां पर इमेजिन कीजिए, इधर कितना है? 1, और उधर भी कितना है? पीसीसी सेलेक्ट करना बहुत आसान। नो डाउट आप ऐसे कर सकते हैं, 90% बच्चे ऐसे करके बोलते हैं यस मैंने क्वेश्चन कर लिया, कोई फायदा नहीं है उसको छोड़ दे। अगर ऑर्गेनिक में नेमिंग के क्वेश्चन में 2 मिनट 3 मिनट लगा रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन को छोड़ना ही बेटर है। तो फिर डिसीजन हो चुका है। स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। कुछ बच्चों ने हो सकता है यहां से ये ले लिया हो, कुछ बच्चों ने हो सकता है यहां से ये ले लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम सेम आते हैं मतलब आपके पीसीसी सही है। अगला टास्क बताइए नंबरिंग। अब भाई साहब वो नोटंकी नहीं करोगे, इस लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट ने क्या समझाया उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताओ, कि नंबरिंग वहां से शुरू करो जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है। इधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट और उधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट, बताओ नंबरिंग कहां से करोगे? ये समझा रहा है वो।
तो सीधा अप्लाई करना सीखो ना इन चीजों को, तो हमारी नंबरिंग जो होनी चाहिए वो यहां से होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट? इट्स नेम इज मिथाइल। पक्का? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट? जी, नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट इज इथाइल। सबसे पहले जाओ 2 डिग्री प्रीफिक्स जहां लिखा है, जाओ पेज पलटो, 2 डिग्री प्रीफिक्स जहां मैंने समझाया है वहां पर कुछ पॉइंट लिखा होगा, गौर से देखो। 2 डिग्री प्रीफिक्स, सफिक्स नहीं, प्रीफिक्स सबसे स्टार्टिंग में बताया था, वहां लिखा होगा 2 डिग्री प्रीफिक्स में इंडिकेट सब्स्टिट्यूएंट्स लिखा है। एक पॉइंट और लिखा है क्या? ऑलवेज रिटर्न इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। अभी तक आप समझिए, दो सब्स्टिट्यूएंट थे लेकिन दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या थे? सेम। पर इस बार दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या हैं? अलग अलग। अगर हमारे पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो हमें यह तो पता है कि लिखे तो सबसे पहले जाएंगे, पर इन दोनों में से पहले कौन लिखा जाएगा, दिस विल बी डिसाइडेड बाय अल्फाबेटिक ऑर्डर। यू गॉट दैट पॉइंट? मतलब इसका पहला अल्फाबेट कौन है? एम। और इसका पहला अल्फाबेट कौन है? ई। आप बताइए एम पहले आता है कि ई पहले आता है? तो लिखा पहले ई जाएगा, इथाइल वाला। नंबर चाहे जो भी मिला हो, नंबर मत देखना, लिखते टाइम अल्फाबेटिक ऑर्डर लिखा जाएगा। तो पहले कौन लिखा जाएगा बताइए? इथाइल। कौन से नंबर पर है? 4 नंबर पर, 4 इथाइल। ध्यान दीजिए, केवल पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा, उसके बाद कोई कैपिटल नहीं होगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, अगला सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर है? 2 नंबर पर, मिथाइल। दोनों ही क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो, दे आर रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स उलट गए। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 6। तो वर्ड रूट हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। सुलटा दिया है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? पक्का? अगला क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आप ट्राई करेंगे। हर क्वेश्चन से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। हर क्वेश्चन आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए है, और एक कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा है उसको अगले क्वेश्चन में क्या करना है? डायरेक्ट अप्लाई। डायरेक्ट अप्लाई करना है दोस्तों। Step number 1 is the selection of parent carbon chain. पूरा पूरा लिखो। राक्षस क्या कर रहा है? 3 और ई के बीच में हाइफन, पहला अल्फाबेट कैपिटल। गर्दन तोड़ दूंगा तुम लोगों की। क्लास में डंडा भी आ जाए तो कोई सरप्राइजिंग नहीं है। झूठी तारीफें चाहिए या सिलेक्शन चाहिए, आप डिसाइड कर लेना। कहाँ लिखा है? कुछ बैठे बैठे क्वेश्चन को ऐसे घूर रहे हैं शायद कि क्वेश्चन शर्मिंदा होकर खुद ही बोल दे कि मेरा नाम ये है। Step number 1 is the selection of parent carbon chain. Have you decided the PCC? बताइए। इधर देखो, अगर मैं इस टर्मिनल पर खड़ा हो, मतलब इस ब्रांचिंग पर खड़ा होके, दो टर्मिनल, एक तो ये है और एक ये है, इन दोनों में से एक टर्मिनल लेने की सोचो तो कौन सा लूं बताओ? इधर कितना कार्बन है?
उधर कौन सा लेना चाहिए, ये वाला, तो पीसीसी यहां से शुरू होकर आ गई यहां पर, फिर क्या है ब्रांचिंग, सही बात है कि नहीं है। अब बताइए फिर से मुझे इन दोनों टर्मिनल में से अगर कोई एक टर्मिनल लेना हो, बताओ कौन सा लूं, इधर भी 2 कार्बन उधर भी कोई सा भी ले सकते हो। तो ये मैंने सेलेक्ट कर ली अपनी पेरेंट कार्बन चेन, काफी बच्चों ने सेलेक्ट किया सही तरीके से। अगला टास्क क्या है, नंबरिंग। हर क्वेश्चन से समझिए, आप ये मत समझो कि कितने क्वेश्चन करवा रहा हूं, हर क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट देके जा रहा है। अब हमें नंबरिंग करनी है, हम समझ गए कि हम नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक, तो इधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट और इधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या हो गया सर, दोनों साइड से सेम नंबर मिल रहे हैं, 3 3, तो एक बार नंबरिंग करते हैं, ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5, ये रहेगा 6, ये रहेगा 7। बताइए इधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 पर, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 5 पर। एक बच्चा कह रहा है इधर से नंबरिंग करके लाओ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। बताइए पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 पर, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 5 पर। आइए, तो अगर मैं आपसे लिखना चाहूं सेट ऑफ लोकेंट्स, जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो क्या लिख लो, सेट ऑफ लोकेंट्स। पहले वाले के बताओ, पर्पल वाले के सेट ऑफ लोकेंट सब्स्टिट्यूएंट कहां पर आए हैं, 3 पर एंड 5 पर। येलो वाले के कहां पर आए हैं, 3 पर एंड 5 पर। कंपेयर करो, 3 3 मतलब दोनों ने सेम नंबर दिया है। अगला नंबर कंपेयर करो, 5 5, इसका मतलब ये है क्या मिल गया है आपको, सेम सेट ऑफ लोकेंट्स। क्या मिल गया है, सेम सेट ऑफ लोकेंट्स। आपको सेम सेट ऑफ लोकेंट्स यानी कि नंबर्स का जो सेट है वो क्या मिल गया है, सेम। और जब कभी भी आपको क्या मिल जाए, सेम सेट ऑफ लोकेंट्स, तभी तभी आपको क्या करना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर। तब आपको क्या कंसीडर करना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो फिर अगर अपन बात करें तो हम लिखेंगे कंसीडर अल्फाबेटिक ऑर्डर। इसका मतलब भी समझिए, कंसीडर अल्फाबेटिक ऑर्डर। अब बच्चे ने ये सुन लिया है कि नंबरिंग में भी अल्फाबेटिक ऑर्डर कंसीडर होता है, कब, ये नहीं सुनेगा, ये सुनेगा तो सही हो जाएगा उसका सवाल कि अल्फाबेटिक ऑर्डर कंसीडर करना। देखिए अगर हम नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर क्या मिलते हैं, 3 5, इधर से भी 3 5। मेरा पहला सवाल, क्या दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, अगर दोनों ही सेम है तो फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, नो। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बता सकते हो, मिथाइल, सभी को मालूम है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बता सकते हो, इथाइल। क्या दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, नहीं है। अब लोचा क्या है, एक कहता है 3 किसको मिलेगा, मिथाइल को, एक कहता है नहीं नहीं 3 किसको मिलेगा, ये अब दिक्कत है। नंबर तो दोनों साइड से 3 5 3 5 मिल रहे हैं, लेकिन एक 3 नंबर मिथाइल को दे रहा है और एक 3 नंबर इथाइल को दे रहा है। तो कहता है जब सेम सेट ऑफ लोकेंट्स आ जाए ना, तब अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसाइड करेगा। मतलब कम नंबर किसको मिलेगा, यानी कि 3 नंबर मिथाइल को मिलेगा या इथाइल को, यह अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसाइड करेगा। और आप बताइए इसका पहला अल्फाबेट कौन है, एम, और इसका पहला अल्फाबेट कौन है, ई। बताइए इंग्लिश अल्फाबेट में एम पहले आता है कि ई पहले आता है, तो कहता है इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। इसका मतलब ये वाली नंबरिंग सही और ये वाली नंबरिंग गलत। लेकिन ये हमेशा कंसीडर नहीं करना है, ये हमेशा कंसीडर नहीं करना है। आइए पिछले वाले क्वेश्चन पर देखिए, क्या हमने यहां अल्फाबेटिक ऑर्डर कंसीडर किया, नो, बिकॉज सेट ऑफ लोकेंट सेम नहीं है। बताइए इधर से जाएंगे तो क्या मिल रहा है, 2 एंड 4, और उधर से आते हैं तो 3 एंड 5। अल्फाबेटिक ऑर्डर तो तब कंसीडर करना है जब सेट ऑफ लोकेंट सेम आ जाए, वो डिसाइड ना कर पाए। अगर वो डिफरेंट है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है। तो आप बताइए नाम जब लिखा जाएगा पहले कौन आने वाला है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाएगा नाम भी हमेशा ही। 3 नंबर पर कौन है, इथाइल। अब बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, अल्फाबेट और नंबर में हाइफन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, भाई प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें 5 नंबर पर कौन है, मिथाइल। फिर मिथाइल का एम भी कैपिटल कर रहे हैं, केवल पहला अल्फाबेट कैपिटल आएगा, उसके बाद सारे अल्फाबेट स्मॉल, रनिंग एंड में विदाउट एनी गैप। दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स उलट गए। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है, 7, तो वर्ड रूट क्या रहेगा, हैप। बताइए 1 डिग्री सफिक्स कौन है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। सो दिस विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो जल्दी से सुलटा के एक नोट लिखेंगे ताकि जब आप वापस चीजों को पढ़ें तो इस बात पर आपका विशेष ध्यान जाए। नोट का मतलब इस पर स्टार नहीं लगाना है, अपनी तरफ से स्टार ये मत नहीं लगाएंगे, किसी पर 1, किसी पर 3, किसी पर 5।
जब तक मैं ना कहूं कोई भी आपको पेंटिंग नहीं करनी नोटबुक में। नाम लिख दिया है, नोट में लिख दीजिए। जी बिल्कुल, नाम लिखने, दो अलग बातें। यहां अल्फाबेटिक ऑर्डर की मदद से नंबरिंग की गई है। 3 नंबर में मिथाइल को दूं या 3 नंबर इथाइल को दूं, ये किससे देखा है? अल्फाबेटिक ऑर्डर से। पर जब मैं नाम लिखूंगा ना इन सब्स्टिट्यूएंट्स को, तो वो तो हमेशा ही किस में लिखे जाएंगे? अल्फाबेटिक ऑर्डर। 2 पॉइंट्स है ना, नोट में लिखिए। इफ वी गेट सेम सेट ऑफ लोकेंट्स, if we get same set of locants, if we get same set of locants, if we get same set of locants, then only, if we get same set of locants, then only alphabetic order is considered, then only alphabetic order is considered। जब हमें सेम सेट ऑफ लोकेंट्स मिल जाए ना सब्स्टिट्यूएंट्स के केस में, तभी अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना है, अदरवाइज आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन पर हाथ साफ करेंगे भाई। ये सुल्टा। अगला क्वेश्चन, एक और सुल्टा। अगला क्वेश्चन, नीचे वाला, एक और सुल्टा। अगला क्वेश्चन, ये सही, सही। पीसीसी कहाँ है? पीसीसी पंडित है, तो फिर सीधा नाम कैसे जानता है तुम? अगर पंडित है, सीधा नाम लिखना जानता है, तो कोचिंग की जरूरत ही? 4 ऑप्शन में से सही पहचानना सीखो काला जादू से। चलिए, पता है आप लोगों को सुलटाने के लिए एग्जामिनर को ज्यादा एफर्ट्स करने नहीं है। इस बार वाला जो एग्जामिनर था ना, वो आपको ओवर एस्टिमेट कर गया कि पता नहीं कितनी तैयारी करके बैठा है बच्चा। अगर वो आके 2-4 क्लास लेके चला जाए तो बोलता है मैं तो इसको ऐसे सुलटाऊंगा भाई साहब कि ये भी याद ही रखेंगे। पेपर देते हुए देते बाहर निकलेंगे तो बोलेंगे 720 मेरे हैं। जैसे ही आंसर की मिलाने लगेंगे तो साफ होते हुए नजर आएंगे। पेपर देंगे तो बोलेंगे क्या ही पेपर बनाया है। आंसर की मैच करेंगे तब भी यही बोलेंगे, बस बोलने का अंदाज बदल जाएगा। देखिए, स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। एक भी बच्चे ने पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट गलत नहीं की। आप बताइए, यहां तक आ जाएंगे आप? अब इससे आगे यहां जाओ वहां जाओ कोई फर्क, दोनों साइड दो दो कार्बन। तो पीसीसी मैक्सिमम बच्चों ने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, कुछ लोगों ने तो बिना पीसीसी के नंबरिंग कर दी, तो सिलेक्शन ऑफ पीसीसी सभी ने कर लिया। अब देखो, बहुत सारे डेट जाने बने। 1 2 3 पर कौन है? मिथाइल। 1 2 3 पर कौन है? इथाइल। और अभी तो समझाया था अल्फाबेटिक ऑर्डर, और नंबरिंग कर दिए भाई साहब यहां से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आप बताइए सेट ऑफ लोकेंट्स क्या है इसके? सेट ऑफ लोकेंट्स, आप बताइए सेट ऑफ लोकेंट्स। 3 नंबर पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, 5 नंबर पर कितने सब्स्टिट्यूएंट है? तो 5 दो बार लिखा जाएगा, 5 दो बार लिखा जाएगा। अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं भाई मेरे, 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4 5 6 एंड 7, तो बताइए इसका सेट ऑफ लोकेंट 3 नंबर पर कितने हैं और 5 नंबर पर कितना है? 1। कंपेयर कीजिए, 3 3 सेम। आगे बढ़िए, ये 3 और ये 5, यही डिसीजन हो गया, इससे आगे कंपेयर करने की जरूरत। ये नंबरिंग सही और ये नंबरिंग, क्या सेट ऑफ लोकेंट सेम था? नहीं, पर फिर भी कुछ लोगों ने नंबरिंग यहां से शुरू की। बेसिक कमजोर हैं। अगर किसी नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट 2 हैं तो नंबर 2 बार लिखा जाएगा, अगर सब्स्टिट्यूएंट 3 है तो नंबर 3 बार लिखा जाएगा। तो क्या हमें यहां अल्फाबेटिक ऑर्डर की जरूरत पड़ी? नहीं। नंबरिंग किसने डिसाइड कर दिया? सेट ऑफ लोकेंट। तो ये वाला जो सेट है ये क्या कहलाएगा आपका? लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। क्या कहलाएगा? लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। मतलब ये नंबरिंग बिल्कुल
सही है। अब नाम लिखिए, बताइए इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं हम। अब जबरदस्त पॉइंट आएगा, आप समझिए, हर एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट आएगा। उस वाले सब्स्टिट्यूएंट का भी नाम बताओ क्या है, मिथाइल। इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ क्या है, इथाइल। हाँ या ना। नाउ सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिक। बहुत जबरदस्त पॉइंट आने वाला है, तुम्हारे जन्मों जन्मों के जो डाउट है ना खानदानी, वो डिलीट हो जाएंगे पढ़ने के बाद, क्योंकि तुम लगा के लिखते हो स्टार नोट स्टार, बस ये लिखते रहते हो, चीजों को कभी समझने पर ध्यान देते ही। देखो इस क्वेश्चन के बाद नोट लगाए, उसका मतलब था कि अल्फाबेटिक ऑर्डर तभी देखना जब सेट ऑफ लोकेंट सेम है। यहां सेट ऑफ लोकेंट सेम नहीं अगले क्वेश्चन में, तो क्वेश्चंस की जो सीक्वेंसिंग है ना वो भी बेहतरीन है। अब जब नाम लिखेंगे तो बताइए इस सब्स्टिट्यूएंट का पहला अल्फाबेट एम और इस सब्स्टिट्यूएंट का पहला अल्फाबेट ई। आप बताओ एम पहले आता है कि ई पहले आता है। बिल्कुल सही। कौन से नंबर पर है वो, 5, तो नाम लिखा जाएगा 5 इथाइल। क्या ये आपको क्लियर हुआ। आप बताइए कौन आएगा, मिथाइल। लेकिन मिथाइल कितने हैं, 2। कौन से नंबर पर, 3 नंबर पर। 3,3 दो बार है तो डाई मिथाइल। रुकिए मेरे भाई और सुनिए, बहुत सारे लोगों ने डाई मिथाइल आगे लिख दिया है। क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में देख लिया है, इसका ई और इसका डी। ए भाई आंखें खोल और देख ध्यान से, सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइल है, सब्स्टिट्यूएंट के नाम में डाई नहीं है। जब आप अल्फाबेटिक ऑर्डर कंपेयर कर रहे थे तो एम था ये केवल, और ये क्या था, ई। तो इसीलिए नोट लगा के लिखाते हैं कि डाई ट्राई टेट्रा इज नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, क्योंकि वो नाम का हिस्सा नहीं है राइट नाउ, बाद में आया है। तो जब अल्फाबेटिक ऑर्डर देखा गया तो इसका क्या देखा गया बताओ, ई, और इसका क्या देखा गया, एम। इसीलिए नोट लगवाने पड़ते हैं। तो जो नाम है उसको कंपेयर करो, ये तो बाद में आया, डाई तो था ही नहीं। अब बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है हमारे सामने, 7। तो वर्ड रूट हैप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। So this will be the IUPAC name of this compound. अब फिर से नोट लगाना पड़ेगा जो नहीं समझेगा उसके लिए। और नोट में क्या लिखना है बताओ, डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। इसका मतलब यह है कि जब आपने अल्फाबेटिक ऑर्डर लिखा तो डाई को नहीं कंसिडर किया। क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का नाम डाई मिथाइल नहीं, मिथाइल है। डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। किसी के पास गलती से मॉड्यूल आ गया है क्या, ऐसी गलती आप कभी नहीं कर सकते। किसी के पास भी मॉड्यूल नहीं है, चलिए, है किसी के पास, चलिए क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट बिल्डर अगर अपन बात करना चाहें, थर्ड कॉन्सेप्ट बिल्डर, थर्ड आपको करना है। हाँ, पेज नंबर 21 पर क्वेश्चंस करने हैं। पेज नंबर 21 पर एग्जाम्पल दिए हुए ना, पेज नंबर 21 पर एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, और पेज नंबर 20 पर भी सोल्ड एग्जाम्पल दिए हुए हैं, स्पेशल पॉइंट करके एग्जाम्पल समझाए हुए हैं। आपको थ्योरी नहीं पढ़नी, आपको सीधा क्या करना है, क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। चलो 21 पेज पर एग्जाम्पल 1 2, 20 पर स्पेशल पॉइंट करके एग्जाम्पल समझाए हुए हैं। आपको वो थ्योरी नहीं पढ़नी, सीधा क्वेश्चन का आंसर निकाल के देख लेना। चलिए बाकी बात करेंगे अगली क्लास। पास कर देना भाई। ऑनलाइन वालों के लिए पूछते रहते हैं भाई, टेलीग्राम ग्रुप जो अपना है वो है ITSYSY। आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप तक पहुंच जाएंगे। वहां पर अभी नहीं, लेकिन बाद में आपके पास क्वेश्चन बैंक और सब चीजें मिलती रहेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया तरीके से रिवाइज करके आना इस टॉपिक को।